हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का साइंस का अगला लेसन प्राणियों में पोषण। इससे पहले हमने पढ़ा था पादपों में पोषण और आज हम पढ़ेंगे सेकंड लेसन प्राणियों में पोषण। मतलब अब प्राणियों में, जीव जंतुओं में, इन सब में पोषण कैसे प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आज अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। आप सभी लोग मेरे साथ ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, आपने सबसे पहले पढ़ा पौधों में कैसे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन प्राप्त कर सकते हैं, परंतु प्राणी या जंतु ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। हम लोग या तो सीधे रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से, या परोक्ष रूप से हम जो भी भोजन प्राप्त करते हैं वो पौधों से ही प्राप्त करते हैं। ठीक है, कुछ प्राणी पौधों को ही सीधे पौधों को ही भक्षण करते हैं और कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो कि पौधे खा लेते हैं, जैसे कि जीव जंतु पौधे खा लेते हैं। ठीक है, जबकि अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधों को खाते हैं। और कई जानवर ऐसे होते हैं जो कि दूसरे जंतुओं को खाते हैं, जो कि घास खाते हैं, पौधे खाते हैं, ऐसे जंतुओं को खाते हैं, उनको अपना आहार बनाते हैं। ठीक है, याद रखिए, मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि और शरीर को स्वस्थ और गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो हम सबको और जीव जंतुओं को, जो भी दुनिया में हैं, सबको अपने अंदर ऊर्जा और गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है। हर किसी को भोजन चाहिए। ठीक है, प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतर्गत भोजन ग्रहण करना की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित है। ठीक है, प्राणियों में क्या पोषण चाहिए, क्यों उन्हें भोजन चाहिए, कैसे उन्हें भोजन ग्रहण किया जाता है, तो इस सब का इसमें सम्मिलित किया जाता है। शरीर में इसका क्या उपयोग है। ठीक है, अब आपने क्लास 6 में एक चैप्टर पढ़ा था भोजन के घटक। तो आपने उसमें पढ़ा था कि कौन कौन से भोजन के घटक होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा ना, ये सब यहाँ पे आप याद करके लिख सकते हैं। वैसे मैंने आपको बता भी दिए हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संघटक जटिल पदार्थ हैं। अनेक जीव जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते, अतः उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है। ठीक है, जैसे आरेख द्वारा दिखाया गया है, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में बदलना। ठीक है, ये देखो, ये जटिल पदार्थ हैं, इनको सरल रूप में ऐसे बदल दिया गया है। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सरल पदार्थों में परिवर्तित होना टूटना या विघटन कहलाता है तथा इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, हम पाचन कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियां। अब हम खाने को कैसे ग्रहण करते हैं उसकी विभिन्न विधियां इसमें बताई गई हैं। ठीक है, भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। अनेक प्रकार के जो भी जीव जंतु रहते हैं उनमें भोजन ग्रहण करने की अलग अलग विधियां होती हैं। मधुमक्खी और मरमर पक्षी, ठीक है, बर्ड, हमिंग बर्ड आदि पौधों का मकरंद चूसते हैं। तो जो मधुमक्खियाँ हैं और बर्ड वगैरह हैं, ये क्या लेते हैं, पौधों से केवल शहद चूसते हैं, मकरंद जिसे मतलब शहद कहा जाता है। मानव और कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। जैसे मानव में हमारे छोटे बच्चे होते हैं या जंतुओं के भी छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं। और अजगर जो प्राणी होते हैं, ये अपने शिकार को सादा ही पूरा का पूरा निगल लेते हैं। ठीक है, कुछ जलीय प्राणी, जो जल में रहने वाले प्राणी होते हैं, अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं। और जल में रहने वाले जो जीव होते हैं, वो उनमें से पानी में से छान के जो चीज़ें उनके खाने वाली होती हैं उनको खा लेते हैं, छाँट के। ठीक है, चलिए अब देखिए, क्रियाकलाप दिखाया गया है आपको। सारणी नंबर 2.1, दिए गए जंतुओं के भोजन के प्रकार एवं पोषण प्राप्त करने की विधि कौन सी है, अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, आप अपने अनुमान से इसमें लिखिए, आपसे कहा गया है। आप देखेंगे कि सारणी खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियां उन विधियों का विवरण लिखने में सहायक है जिससे जंतु भोजन अंतर्ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने कौन सी सारणी देखनी है, 2.1। ये देखिए, इसमें आपको भरना है घोंगा किस प्रकार का आहार लेता है, क्या ग्रहण करता है, चींटी क्या लेती है, ये सब आपको सोच करके भरना है। ठीक है, इसमें क्या क्या आहार की विधियां हैं,
जैसे आपको भरना है, ये छीलता है, चबाता है, काटता है, ठीक है। जूं क्या करता है, चूसता है। मच्छर क्या करता है, काटता है। तितली क्या करती है, कैसे निगलती है। और मक्खी कैसे करती है, मक्खी चूसती है ना। ये सब आपको इसमें भरने हैं, ठीक। अद्भुत सत्य, अब देखिए अद्भुत सत्य में क्या लिखा है, पढ़िए इसको ध्यान से। अद्भुत सत्य, स्टार फिश तारा मछली कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। कवच खुलने से वह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है और आहार धीरे धीरे पचता है। देखो स्टार फिश कैसे खाती है, कह रहे हैं कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है और मुख से अपना आमाशय बाहर निकाल लेती है और जंतु के कोमल भागों को खा लेती है और फिर आमाशय धीरे धीरे अंदर चला जाता है और आहार उसमें जो है धीरे धीरे पचता रहता है, ठीक है। स्टारफिश इस तरीके से अपना भोजन लेती है। अब देखिए मानव में पाचन, अब देखो मनुष्य में पाचन कैसे होता है, ठीक है। हम लोग क्या ग्रहण करते हैं और हमारे में पाचन कैसे होता है। हम अपने कैसे भोजन लेते हैं, आपको सबको पता होगा। हम अपने मुख द्वारा भोजन का ग्रहण करते हैं, इससे पचाते हैं और फिर इसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित हो जाता है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है। क्या आपने सोचा कभी जो आप खाना खाते हो उसका हमारे शरीर के अंदर क्या होता होगा। भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका के प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। एक नली द्वारा हमारे शरीर से भोजन जाता है और नीचे मुख गुहिका से गुदा तक जाता है, ठीक है। इस नली के विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। सबसे एक मुख गुहिका, फिर ग्रास नली और इसके बाद ग्रसिका, फिर आमाशय से होकर फिर शुद्रांत छोटी आंत में जाती है और फिर बड़ी आंत में जाती है जो मलाशय से जुड़ी है तथा फिर मलद्वार और फिर गुदा के द्वारा बाहर आती है। क्या यह एक लंबा मार्ग नहीं है। ये सभी मिलकर आहार नाल नली का निर्माण करते हैं। इन सब से मिलकर किसका होता है, आहार नाल का निर्माण होता है। जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है, ठीक है। जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है इसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता रहता है, ठीक है। आमाशय की आंतरिक भित्ति, शुद्रात्र तथा आहार नाल से संबंधित विभिन्न ग्रंथियां जैसे लाल ग्रंथि, यकृत, अग्न्याशय पाचक रस स्रावित करते हैं। तो अग्न्याशय क्या करता है, एक पाचक रस छोड़ता है, ठीक है। पाचक रस जटिल पदार्थों का उनके तरल रूप में उनके सरल रूप में बदल देता है। जो पाचक रस निकलता है वो जो उनको जटिल पदार्थ होते हैं उनको सरल रूप में बदल देता है। आहार नाल एवं संबद्ध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं और ये सब मिलकर क्या करते हैं, एक पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। अब ये देखिए, ये आपको डायग्राम दिखाया गया है। यहाँ से मुख गुहिका से हम यहाँ से भोजन लिया हमने, फिर ये लाल ग्रंथि में गई, ठीक है। फिर यहाँ से ये लाल ग्रंथि में गई यहाँ से, ठीक है। ये ग्रंथि में गई, फिर ये ग्रसिका में होते हुए गया भोजन, फिर यहाँ से हमने ये यकृत में गया, यकृत से फिर आमाशय में गया, यहाँ पित्ताशय में गया, यहाँ से फिर अग्न्याशय में गया, अग्न्याशय से होते हुए फिर कहाँ को जाता है भोजन, फिर ये शुद्रांत में गया, फिर यहाँ से बृहदांत में गया, बृहदांत ये मलाशय में आया और ये गुदा से यहाँ से जो भोजन काम का नहीं था वो बाहर मल के रूप में निकल जाता है, ठीक है। आइए अब हम जानना चाहते हैं कि आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले मुख एवं गुहिका। अब देखिए मुख और गुहिका से क्या होता है, भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा किया जाता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है, ठीक है। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। बूझो चित्र 2.2 दिखाई गई अत्यधिक कुंडली शुद्रांत को देखकर आश्चर्यचकित है। अब अंदर जो देख रहा है बूझो कि ऐसी आहार नाल है, इसकी लंबाई जानना चाहता है। वो चाहता है कि ये कितनी लंबी है, क्या आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। पृष्ठ संख्या 17 में इसकी सन्निकट लंबाई दी गई है। कल्पना कीजिए कि इतनी लंबी संरचना हमारे शरीर के छोटे से हिस्से में कैसे समाई हुई होती होगी, ठीक है।
हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम दांतों की सहायता से भोजन को चबाते हैं और यांत्रिक विधि द्वारा उसके छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग गीतिका में धंसा होता है। हमारे दांतों की विभिन्न आकृति भिन्न भिन्न होती है और उनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। इसके अनुसार हमें उन्हें अलग अलग नाम दिए हैं। दांतों के भी अलग अलग नाम होते हैं और उनकी अलग अलग कार्य होते हैं, ठीक है। इसमें देखिए आपको ये दांतों का चित्र दिखाया गया है। हमारे जो मुंह के अंदर दांत होते हैं ये चबाने वाले दांत दिखाए गए हैं, इधर और इधर दोनों साइड होते हैं। ये आगे से चबाने वाले दांत इधर और इधर, ये रदनक होते हैं और ये कृतंक होते हैं जो आगे के सामने के दांत होते हैं, ठीक है। अब देखिए अब क्या कह रहे हैं, अपने हाथ धोइए। दर्पण में देखते हुए अपने दांतों की गणना कीजिए। सबसे पहले अपने हाथ धोइए और अपने दांतों को अपनी तर्जनी अंगुली से छूकर महसूस कीजिए आपके मुंह में कितने दांत हैं, ठीक है। आप लोग भी सब अपने अपने दांत गिनिए और मुझे बताइए। एक सेब अपनी रोटी का टुकड़ा लेकर उसे काटिए। आप उसे काटने एवं दंशन के लिए किन दांतों का उपयोग करते हैं? कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने और फाड़ने के काम आते हैं? उन दांतों को भी आप अपने चबाकर और खाकर महसूस कीजिए, ठीक है। क्या आपको याद है कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे? हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशव काल में निकलता है तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। 8 वर्षों तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। इन्हें दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे नए दांत निकलते हैं जिन्हें स्थायी दांत कहते हैं। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के स्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं, तथापि वृद्धावस्था में ये प्रायः गिरने लगते हैं, ठीक है। जब लोग आप छोटे थे तो आपके छोटे छोटे दांत निकलते हैं पहले, जिन्हें कि दूध के दांत कहते हैं, और ये दांत बाद में स्वतः ही गिर जाते हैं और इनके बदले एक नए दांत आपके निकलते हैं जो कि स्थायी होते हैं, ठीक। हमारे मुख में एक लार ग्रंथि होती है, लाला ग्रंथि, जो लार स्रावित करती है। क्या आप जानते हैं कि लाला रस का भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आइए इसका पता लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए 2 परख नलियाँ लीजिए। सबसे पहले आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, ए और बी चिन्हित कर लीजिए। परख नली ए में 1 चम्मच उबले बाउल में डालिए, उबले चावल में डालिए। 1 चम्मच उबले चावल मुख में लेकर 3 से 5 मिनट तक चबाइए। इन्हें दूसरी परख नली बी में लीजिए। दोनों परख नली में 3-4 ml जल डालिए। चित्र 2.4। अब दोनों परख नलियों में आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें डालिए तथा उनका प्रेषण कीजिए। आप परख नली ए तथा बी में क्या अंतर देखते हैं? परख नली के रंग में परिवर्तन क्यों नहीं आता है? क्यों आता है? परिणामों की चर्चा अपने मित्रों और अध्यापक से कीजिए। लाला रस चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। लार जो है चावल के रस को शर्करा में बदल देता है। जीभ एक मांसल पेशी अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। अपनी जीभ आप निकाल के देखिए, आगे का भाग कहीं भी मुड़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए मिठाइयाँ और दंतशय। सामान्यतः हमारे मुख में क्या पाई जाती हैं? जीवाणु पाए जाते हैं, परंतु उनसे हमें कोई हानि। फिर भी खाने के पश्चात हम दांत और मुंह साफ न करें तो मुंह में अनेक हानिकारक जीवाणु वास करते हैं। देखिए आप लोग हमेशा खाने के बाद ब्रश करते होंगे और कुल्ला करते होंगे, तो अगर आप लोग मुंह और साफ़ नहीं करेंगे, ऐसे ही खाना खाते रहेंगे, तो अनेक प्रकार के जीवाणु आपके मुंह में आ जाएंगे। ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल निमोचित करते हैं। यह जानने के लिए अम्ल क्या है अध्याय 4 में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अम्ल धीरे धीरे दांत को क्षति पहुंचाते हैं, ठीक है। इन्हें दंतशय कहते हैं। यदि समय रहते से उपचार न किया जाए दांत में असह्य पीड़ा होने लगती है और चरम अवस्था में टूटकर गिर जाते हैं। चॉकलेट, ठंडे पदार्थ, चीनी युक्त मिठाइयाँ आदि दांत क्षय करने के लिए विशेष उत्तरदायी होते हैं। यदि हम अगर चॉकलेट का अधिक खाएंगे या टॉफ़ी अधिक खाएंगे, मिठाइयाँ आदि मीठी चीज़ें अधिक खाएंगे तो हमारे दांत निश्चय ही खराब हो जाते हैं और जल्दी ही टूटकर गिरने लगते हैं, ठीक है।
प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम, अब देखिए आप लोग भी अच्छे से समझ लीजिए कि किसी भी बच्चे को या किसी व्यक्ति को दिन में 2 बार ब्रश अवश्य करना चाहिए। एक तो सुबह उठ के और दूसरा रात को खाने के बाद ज़रूर ब्रश आप लोग कीजिएगा, ठीक है। और कुछ भी खाने के बाद मुंह से कुल्ला ज़रूर कीजिए और अंगुली से अंदर गंदी वस्तु जो भी है उसे साफ करने का प्रयास करना चाहिए। हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं, इसके अतिरिक्त यह भोजन में लार को मिलाने का कार्य भी करती है, ठीक है। जीभ जो है लार को मिलाने का कार्य भी करती है, ठीक। निगलने में सहायता, जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं, ठीक है। जीभ पर क्या होती हैं? स्वाद कलिकाएं होती हैं, जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। क्रियाकलाप 2.4 में हम स्वाद कलिकाओं की स्थिति का पता लगा सकते हैं। अब आप जो ये प्रैक्टिकल करोगे इसमें आपको स्वाद का पता लगेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है? चीनी का विलयन लेना है, नमक का विलयन लेना है, नींबू का रस लेना है, नीम की पत्ती और करेले का रस भी आपको लेना है। अपने किसी मित्र की आंखों में आप पट्टी बांध दीजिए, उसे अपनी जीभ बाहर निकालकर सीधी रखने को कहिए, या आप खुद भी कर सकते हैं। चित्र 2.6 में दिखाएगा, जीभ के विभिन्न हिस्सों के उपरोक्त किसी एक विलयन के नमूने की 2 बूंदें रखिए। विलयन रखने के लिए दांत कुरेदने की सीख का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को अन्य विलयनों के साथ प्रत्येक विलयन के लिए एक पृथक सीख का उपयोग कीजिए। अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग उपयोग कीजिए, ठीक है। अपने मित्र से पूछिए कि जीभ के किस क्षेत्र में उसे मीठे, नमकीन, खट्टे और कड़वे स्वाद का अनुभव होता है। अब अपने प्रेषण कार्ड रिकॉर्ड करें तथा दिखाए गए प्रत्येक क्षेत्र में उस स्वाद का नाम लिखें जिसका संबंध उसके द्वारा होता है, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे। भोजन की नली और आमाशय, ये सब हम कल पढ़ेंगे। तब तक आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। कल हम यहाँ से शुरू करेंगे और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके आगे का हम पढ़ेंगे। आज आप इसको बार बार पढ़ के रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।